हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यरकान फड्डा। और आज जो है हम एनसीईआरटी जो हमारी क्लास 8th की है हिस्ट्री की, उसमें हम दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। मैंने आपको पहले चैप्टर और उसका जो सिलेबस है वो मैं पहले ही कर चुका हूँ। आप उसको जो जाके आप जो है देख सकते हैं उसको पहले। तो हमारा जो सेकंड चैप्टर है वो हम लोग जो देख रहे हैं वो क्या है, फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। पहले मैंने आपको दरअसल फर्स्ट चैप्टर में बताया कि हिस्ट्री को एक्चुअल में हिस्ट्री है क्या, वो सिर्फ नंबर्स और डेट्स की हिस्ट्री है या उसके पीछे भी उसमें काफ़ी कुछ होता है, कंटेक्स्ट होता है और काफ़ी बैकग्राउंड स्टोरी होती है, तब जाके एक हिस्ट्री क्रिएट होती है। ठीक है, हिस्ट्री के बारे में ये था कि जो इतिहास होता है वो एक दिन में नहीं बनता है। तो अब हमारा जो पहला जो चैप्टर था वो तो एक तरीके का ओवरव्यू था कि हिस्ट्री कैसे डेवलप होती है, लेकिन जो हमारा सेकंड चैप्टर है अब वो हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब जो हमारा चैप्टर का नाम वो देख लेते हैं, फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। ठीक है, ट्रेड का मतलब क्या होता है, व्यापार, और टेरिटरी का मतलब क्या होता है, क्षेत्र। ठीक है, तो एक चीज़ याद रखिए कि जब हिस्ट्री पढ़ेंगे आप तो उसमें आप देखेंगे कि जो यूरोपियंस थे वो भारत में जब पहली बार आते हैं तो वो किस हिसाब से आएंगे, वो पहले आएंगे व्यापार के हिसाब से, व्यापार करने के हिसाब से आएंगे। लेकिन बाद में चीज़ें बदलती हैं और वो क्या हो जाता है, उनका जो मेन मोटो हो जाता है वो हो जाता है कि हम तो यहाँ पे शासन करेंगे, और यही उनका मेन रूल बन जाता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम लोग। देखिए अब क्या है कि औरंगजेब का जो शासन काल था वो लगभग 50 साल से ऊपर था, और पूरे भारत या इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कह सकते हैं उनका पूरा क्षेत्र विस्तार था। ठीक है, और 1707 में उनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। 1707 में डेथ हो जाती है, और 1707 में डेथ होते ही जो उनके अंडर में जो मुगल गवर्नर्स रहते हैं, ठीक है, जिन्हें सूबेदार कहा जाता है। ठीक है, सूबेदार का मतलब गवर्नर से ही होता है। ठीक है, और ये व्यवस्था जो है मुगल लोगों के टाइम से ही शुरू हुई है। बड़े जमींदार अब बगैर क्या है कि जैसे ही मृत्यु होती है तो जो रीजनल पावर्स होती हैं वो अपनी शक्तियों को इकट्ठा करने लगती हैं, और एक क्या होता है जो सेंट्रल पावर होती है उसको तोड़ देते हैं, और धीमे धीमे क्या होता है, छोटी छोटी शक्तियां बढ़ जाती हैं, और मुगल शक्ति जो एज अ मुगल साम्राज्य जो होता है वो कमजोर हो जाता है। ठीक है, एज पावरफुल रीजनल किंगडम्स इमर्ज इन वेरियस पार्ट ऑफ, और इससे क्या होता है कि छोटे छोटे राज्यों का शक्ति के तौर पे उभरना शुरू हो जाते हैं। देखिए मैं आपको यहाँ पे एक मोटा मोटी एग्जांपल के तौर पे जैसे समझा देता हूँ। देखिए मैं बताऊंगा आपको कि कैसे एक्चुअल में काम किया। देखिए जैसे कि ये क्या है, ये है मुगल साम्राज्य। पहले क्या था, 1707 से पहले इसमें जो है पूरा औरंगजेब ही शासन करते थे। लेकिन जब उनकी डेथ हो गई, ठीक है, उनकी डेथ हो गई तो अब क्या हुआ, अब ये छोटे छोटे भागों में बट गया। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एक अलग शासक हो गया, यहाँ पे एक अलग शासक हो गया, यहाँ पे एक अलग शासक हो गया। ठीक है, तो पहले क्या होता था कि पहले होलिस्टिक यानी कि पूरे कंप्लीट तौर पे एक ही राजा रूल करता था, और वो कौन थे, औरंगजेब थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि मुगल सम्राट की शक्ति कमजोर हो गई, और अब क्या हुआ कि अब ये वाले का शासक अलग है, ये वाले का शासक अलग है, ये वाले का शासक अलग है, इसका शासक अलग है। तो ये सब छोटे छोटे सूबों में बढ़ गया, और कहीं ना कहीं जो शक्ति का जो होता है विकेंद्रीकरण हो गया, जो कि क्या होता है, जो कि आसान बनाता है कि किस तरीके से राज्य विस्तार करना है। अंग्रेजों के लिए, खास करके यूरोपियंस के लिए आसान हो गया। तो अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे है कि दिल्ली कुड नो लॉन्गर फंक्शन एज एन इफेक्टिव सेंटर, और दिल्ली क्या हो गया कि एक बड़े सेंटर के तौर पे जो दिल्ली है अब केंद्र नहीं रहा, यानी कि अब छोटे छोटे केंद्र बन गए हैं। दिल्ली कमजोर हो गया क्योंकि एक जो मुगल जो शक्तिशाली राजा का जो सिस्टम था वो एकदम खत्म हो गया था। बाय द सेकेंड हाफ द 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी के अर्ध में यानी कि 1750 के पास, हाउएवर ए न्यू पावर वाज इमर्जिंग ऑन द पॉलिटिकल हॉरिजन, द ब्रिटिश। ठीक है, अब क्या हुआ 1750 के पास आप ये समझ लीजिए कि ये 1757 प्लासी की युद्ध से पहले की स्थिति है, जब भारत में एक नई बड़ी शक्ति उभर रही थी, और उसका नाम क्या था, द ब्रिटिश। ठीक है,
द ब्रिटिश, ये सबसे बड़ी पावर के तौर पे उभर रहे थे। डिड यू नो दैट द ब्रिटिश ओरिजिनली केम एज ए स्मॉल ट्रेडिंग कंपनी एंड वे आर रिलक्टेंट टू एक्वायर टेरिटरीज। ठीक है, अब यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि ब्रिटिशर्स जो थे शुरुआत में वो भारत में व्यापार करने के लिए आए थे, छोटे से व्यापारी थे वो। ठीक है, व्यापारी बहुत छोटे से थे, लेकिन उनके जो एम्बिशंस थे, यानी कि जो उन्होंने जो मन में ठान रखा था, उनका मेन काम था कि हम यहाँ पे टेरिटरी एक्वायर करेंगे। और इसके लिए ये एक यहाँ पे ये शब्द लिखा हुआ है, मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ। शब्द क्या लिखा हुआ है? रिलक्टेंट। ठीक है, और रिलक्टेंट का मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। रिलक्टेंट का मतलब होता है कट्टर। ठीक है, ये ठीक है, ये रिलक्टेंट लिखा है, आप ये जो है यहाँ पर कट्टर लिख लीजिए अगर आप लिखना चाहें तो इन दिस चैप्टर विल शी हाउ दिस केम अबाउट। और अब हम जो है ये क्या है कि मैंने ये एक ओवरव्यू तैयार कर दिया कि किस तरीके से एक बड़ा साम्राज्य खत्म होता है और एक छोटी सी ट्रेडिंग कंपनी जो व्यापार करने के लिए भारत में आती है, लेकिन किस तरीके से वो अपना साम्राज्य विस्तार करती है और इसके लिए वो कितनी आतुर होती है और किन किन तरीकों की नीतियों को अपनाती है। तो अब हम लोग जो है बेसिकली अब जो है इस चैप्टर को हम एकदम एलोबरेट करेंगे बहुत ही लूसिड वे में। ठीक है, अब आप ये देखिए कि ये जो तस्वीर है ये, ठीक है, ये तस्वीर में कौन है? बहादुर शाह जफर है। ये मुगलों के आखिरी सम्राट हैं। ठीक है, आखिरी मुगल ये हैं शासक बहादुर शाह जफर एंड हिज सन बीइंग अरेस्टेड बाय कैप्टन हडसन। ठीक है, जब 1857 की क्रांति जब खत्म हुई तो उसके बाद क्या हुआ कि जो सांकेतिक सम्राट थे भारत के, जो सांकेतिक तौर पे जो राजा थे वो थे मुगल सम्राट, क्योंकि इनका क्षेत्र इतना थोड़ा सा रह गया था। इनके बारे में ये कहा जाता था कि दिल्ली से कुछ किलोमीटर तक का इनका साम्राज्य रह गया था। तो इनको पकड़ा किसने था? ये पकड़ा था इन्होंने, जिनका नाम था कैप्टन हडसन। ठीक है, आफ्टर औरंगजेब देयर वाज नो पावरफुल मुगल रूलर। अब इसके थोड़ा सा मैं कंटेक्स्ट भी आपको समझा देता हूँ। बहादुर शाह जफर के बैकग्राउंड में क्या है कि औरंगजेब के बाद कोई बहुत ही मजबूत शासक रहा नहीं, बट मुगल एम्परर्स कंटिन्यू टू बी सिंबॉलिकली इम्पोर्टेंट। लेकिन तब भी पूरे भारत में एक चीज तो फेमस ही थी कि भाई ये जो है ये मुगल सम्राट हैं। ठीक है, क्योंकि इनका एक दौर रहा है। इनफैक्ट व्हेन अ मैसिव रिबेलियन अगेंस्ट ब्रिटिश रूल ब्रोक आउट इन 1857 बहादुर शाह जफर, ठीक है, 1857 में जब क्रांति का आगाज शुरू हुआ तो बहादुर शाह जफर को ही उस क्रांति का जो मुखिया बनाया गया था। द मुगल एम्परर एट द टाइम वाज सीन एज द नेचुरल लीडर, क्योंकि उन्हें प्राकृतिक तौर पे, नेचुरल का मतलब क्या होता है? नेचुरल का मतलब होता है प्राकृतिक तौर पे ही उन्हें जो है बना दिया गया था कि नहीं ये भारत के सम्राट तो यही हैं। ठीक है, बहादुर शाह जफर वाज फोर्स्ड टू लीव अ किंगडम। लेकिन जब 1857 की क्रांति खत्म हुई, अंग्रेज लोग विजित हुए, सारे रजवाड़े जो हैं हार गए। ठीक है, तो क्या हुआ कि बहादुर शाह जफर को देश बदर कर दिया गया, उन्हें जो है रंगून भेज दिया गया था और उनके जो 2 बेटे थे उनको जो है जिंदा जो है मौत के घाट उतार दिया गया और उन्हें काट के जो है प्लेट में जो है उन्हें परोसा गया था कि ये देखिए जो अंग्रेजों से जो इस तरीके का लड़ता है, यानी एक डिटरेंस क्रिएट करने का प्रयास किया गया था कि हमसे जो टकराएगा उसका हाल इस तरीके का होगा। तो उनके बच्चों को जो है कोल्ड ब्लडेड मर्डर कर दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। अब देखिए, अब हम लोग देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई, उसका क्या सिस्टम रहा। ठीक है, देखिए ये 16वीं शताब्दी की बात है, जब भारत में अकबर शासक थे। उस टाइम जो है ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म हुई पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, ये आप मैप देख लीजिए, ये मैप काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए ये जो इंग्लैंड है कहाँ पर है? इंग्लैंड जो है वो यहाँ है, ये इंग्लैंड है। ठीक है, हम लोग कहाँ पर हैं? ये भारत है। ये जो है यहाँ पर पहले क्या एक था, यहाँ पर एक जो है कुस्तुनतुनिया करके जगह थी, उस पर जो है जब तुर्कों ने शासन कर लिया, उसको जो है कब्जे में कर लिया, तो अब क्या हुआ कि ब्रिटिश लोगों का जो यहाँ पर से रूट था जो रेड सी होते हुए जाने का, वो एकदम क्या हो गया कि बंद कर दिया गया और बोला गया कि या तो अब तुम जो है ज़्यादा से ज़्यादा हमें टैक्सेस दो, या तो फिर तुम ऐसा करो कि अपना नया मार्ग ढूंढ लो। तब जो है एक लहर चली और तभी जो है इस इधर से ये केप ऑफ गुड होप के माध्यम से जो है मार्ग ढूंढा गया। ठीक है, तभी जो है 1498 में जो है वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी। अब हम लोग आगे देखेंगे। द ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर्ड अ चार्टर फ्रॉम द रूलर ऑफ इंग्लैंड। देखिए इंग्लैंड के जो शासक थे उनके माध्यम से जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके लोगों ने क्या किया कि प्राप्त किया सबसे पहला वो
कागज प्राप्त किया, एक लीगल कागज प्राप्त किया कि हम जो है जहां पर भी जाएंगे हम किसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम रिप्रेजेंट करेंगे क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट को। यानी कि जब हम भारत आएंगे तो भारत वाले राजा जो हैं हमसे पूछेंगे कि आप यहाँ पे किसकी जो है किसकी मर्जी से आए हैं, तो वो ये बताएंगे कि हमें देखिए रानी ने ये चार्टर दिया हुआ है। चार्टर का मतलब क्या होता है, एक तरीके का ये सर्टिफिकेट है, एक तरीके का कागज होता है जो उनको लेजिटिमेट बनाता है, लेजिट बनाता है कि आप जो हैं जब किसी जगह पे जाएंगे तो आप वहाँ पे हमारे रिप्रेजेंटेटिव होंगे तो आपके साथ अच्छा व्यवहार होगा वहाँ पर, ठीक है। अब ग्रांटिंग इट द सोल राइट टू ट्रेड विद द ईस्ट। अब क्या क्वीन एलिजाबेथ ने जो है पूर्व में, देखिए एक चीज हमेशा याद रखिए, मैं आपको एक और जो है यहाँ पे काफी अच्छा कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ। वो कॉन्सेप्ट ये है कि देखिए इंग्लैंड यहाँ पर है, ठीक है, इंग्लैंड कहाँ पर है, इंग्लैंड ऊपर है, ठीक है, ये इंग्लैंड है, ठीक है। इंग्लैंड से इस दिशा में जो लोग व्यापार करने जाएंगे, ठीक है, वो पूर्वोत्तर भाग होगा, ठीक है, क्योंकि ये हिस्सा क्या कहलाएगा, ईस्ट कहलाएगा, ठीक है, ये ईस्ट कहलाएगा और ये हिस्सा हमेशा वेस्ट कहलाएगा। तो हमेशा याद रखिए, इसीलिए इधर वेस्ट इंडीज है, ठीक है, और इधर क्या है, ईस्ट इंडीज है। ये कॉन्सेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखिएगा। अब हम लोग आगे देखते हैं। दिस मेंट दैट नो अदर ट्रेडिंग ग्रुप इन इंग्लैंड कुड compete with the ईस्ट इंडिया कंपनी। और इस कागज के प्राप्त होने के बाद एक चीज तय हो गई कि भारत में अब सिर्फ खाली अंग्रेजों को जो मिला है कागज व्यापार करने का, वो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के पास है, ठीक है। पूर्व भाग में यानी कि पूर्वी जो भाग है ईस्ट में, वहां पर और कोई व्यापार करने नहीं जाएगा। विद दिस चार्टर द कंपनी कुड वेंचर अक्रॉस द ओशियन। अब इस कागज के माध्यम से, इस चार्टर के माध्यम से अब क्या है, कंपनी जो है ओशियंस में गोते लगाने शुरू कर दिए और वो अपनी शिप को लेके जो है उतर गई। लुकिंग फॉर न्यू लैंड्स फ्रॉम विच कुड बाय गुड्स एट अ चीप प्राइस। और वो कई ऐसे जगह या क्षेत्र या ऐसे देश देखने लगे जहां पर उनके जो है वस्तुओं को अच्छी कीमतों पर खरीदने लगे लोग। एंड कैरी देम बैक टू यूरोप टू सेल एट हायर प्राइसेस। और उनके दिमाग में एक चीज ये भी थी कि उस देश से वो कोई ऐसी चीज जो सस्ती हो उसको वहां से खरीदें और उसके बाद उसको लाके अपने यहाँ इंग्लैंड में बेचें, ठीक है। इससे क्या होगा, उनको डबल प्रॉफिट होगा क्योंकि सामान भी उन्होंने सस्ता खरीदा और अपने यहाँ वो बेचेंगे भी बहुत ही तगड़े भाव में या कर्रे भाव में भी बोल सकते हैं, या महंगा बेचेंगे। द कंपनी डिड नॉट हैव टू फियर कंपटीशन फ्रॉम अदर इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनीज। अब कंपनी को जो है किसी और चीज से भी डरने की जरूरत नहीं थी। अदर भी बहुत सारी कंपनीज थी जो ट्रेडिंग कंपनीज थी, ठीक है। अब देखिए, mercantile trading companies in those days made profit primarily by excluding competition, so they could buy cheap and sell dear। अब इस तरीके से क्या हुआ कि जो जितनी भी मर्केंटाइल कंपनीज थी, जो जितनी भी व्यापारिक कंपनीज थी यूरोपियन, वो जो है नॉर्मली एक दूसरे से डरती नहीं थी। वो ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये करती थी कि सस्ता सस्ता सामान खरीदो और अपने देश में लाके बेचो, क्योंकि उस टाइम कंपटीशन जो था उतना हाई नहीं था इस व्यापार को लेके। द रॉयल चार्टर हाउएवर कुड नॉट प्रिवेंट अदर यूरोपियन पावर फ्रॉम एंटरिंग द ईस्टर्न मार्केट। लेकिन जो क्वीन एलिजाबेथ का जो रॉयल चार्टर जो था, जो दस्तावेज था, जो डॉक्यूमेंट था, उसने ज्यादा मदद नहीं की ईस्ट इंडिया कंपनी वालों की, कि ज्यादातर जो यूरोपियन कंपनी थी वो भी अपने यहाँ से जो है इसी तरीके के चार्टर बना के धड़ल्ले से जो है वो भारत या भारत जैसी जो जमीन पर उतर के व्यापार करने लगे, ठीक है। बाय द टाइम द फर्स्ट इंग्लिश शिप सेल्ड डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका। और समय के साथ साथ जो है पहली जहाज जो पश्चिम भाग है या पश्चिम तट है अफ्रीका का, वेस्ट कोस्ट मतलब होता है पश्चिम अफ्रीका का जो तट है, वहां पर पहुंची राउंड द केप ऑफ गुड होप। जो ये केप ऑफ गुड होप है वो जो है कि जो दक्षिण भाग है अफ्रीका महाद्वीप का उसको बोलते हैं, उसका जो मोड़दार इलाका है उसी को जो है केप ऑफ गुड होप बोला जाता है। एंड क्रॉस द इंडियन ओशियन द पोर्चुगीज हैज ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड देयर प्रेजेंट इन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द इंडिया। और अंग्रेजों के आने से पहले ही भारत में जो है पुर्तगाली जो है पोर्चुगीज, वो पहले ही जो है अपनी प्रेजेंस या अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके थे भारत में। और उन्होंने जो है गोवा और कोचीन में उन्होंने खास करके अपने जो है बेसेस पहले ही तैयार कर लिए थे। इनफैक्ट इट वाज वास्को डी गामा, ए पोर्चुगीज एक्सप्लोरर हु हैड डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया इन 1498। और रही बात, जो तथ्य बात है जिसको मैं यहाँ बताना चाहूंगा वो ये है कि जो पुर्तगाली जो थे जिनका नाम था वास्को डी गामा, उन्होंने क्या किया था 1498 में
पहले ही उन्होंने इंडिया की खोज कर ली थी। द अर्ली 17th century द डच टू वेयर एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटीज ऑफ ट्रेड इन द इंडियन ओशियन सोन द फ्रेंच ट्रेडर्स अराइव्ड ऑन द सीन। और फिर क्या हुआ कि पहले पुर्तगाली आए भारत में, फिर उसके बाद डच, जो नीदरलैंड के जो थे या हॉलैंड के जो लोग रहने वाले थे उन्हें डच कहा जाता है। ठीक, एक चीज हमेशा याद रखिए कि देखिए जब पोर्चुगीज बोला जाएगा तो वो पुर्तगाली हैं, ठीक है, पुर्तगाल के रहने वाले हैं। और पुर्तगाल की राजधानी क्या है? लिस्बन, हमेशा याद रखिए, ठीक है। फिर उसके बाद जो है डच, ये वो उस टाइम जिस कंट्री से आए थे उसका नाम हॉलैंड था, लेकिन वर्तमान में जो है उस कंट्री को क्या बोला जाता है? नीदरलैंड। नीदरलैंड की राजधानी क्या है? एम्स्टरडैम है, मे बी एम्स्टरडैम है राजधानी। और उसके बाद जो तीसरे जो थे जिन्हें फ्रेंच कहा जाता था, फ्रांस में निवास करने वाले हर उस व्यक्ति को, ठीक है, फ्रेंच कहा जाता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा डिस्टिंग्विश तरीके से बता दिया कि एक्चुअल में फर्क क्या होता है पोर्चुगीज, डच और फ्रेंच या ब्रिटिशर्स में, ठीक है। अब यहाँ पे एक ये टर्मोलॉजी भी लिखी हुई है कि इसका मतलब क्या, मैं आपको बता देता हूँ। मर्केंटाइल का मतलब क्या होता है? अ बिजनेस एंटरप्राइज दैट मेक्स प्रॉफिट प्राइमरली थ्रू ट्रेड, बाइंग गुड्स चीप एंड सेलिंग देम एट हायर प्राइस। मर्केंटाइल का मतलब एक ऐसे व्यापारिक वर्ग से होता है, एक ऐसे व्यापारिक वर्ग या व्यापार करने वाले व्यक्तियों के समूह से होता है जिनका मेन काम ये होता है कि ऐसी जगह ढूंढे जहां पर सस्ते दाम पर उन्हें जो है गुड्स, सामान, वस्तुएं मिल सके या व्यापार हो सके, और उन्हीं को वो अब किसी दूसरी जगह पे महंगे भाव में उसका व्यापार कर सके। इसी को क्या कहा जाता है? मर्केंटाइल या व्यापार या वाणिज्य सिस्टम कहा जाता है, ठीक है, वाणिज्य प्रणाली भी। अब हम लोग आगे देखते हैं। द प्रॉब्लम वॉज The problem was that all the companies were interested in buying the same thing। अब देखिए यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट कहाँ शुरू हुआ। देखिए कंपनी हर देश की आ रही है, भारत एक बड़ा राज्य है। अगर एक कंपनी जो है बंगाल में बिजनेस कर रही है और एक कंपनी जो है केरल में बिजनेस कर रही है, एक कंपनी महाराष्ट्र में बिजनेस कर रही है, तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अब इनके साथ असली समस्या ये है कि इनको एक ही सामान खरीदना है, यानी कि अगर इन्हें काली मिर्च खरीदना है तो चारों कंपनियों को केरल ही जाना पड़ेगा, और जब केरल जाना पड़ेगा तो इन चारों के बीच में संघर्ष होना तय है, ठीक है। तो संघर्ष होने की वजह क्या थी? यहाँ हमेशा एक याद रखिएगा, संघर्ष होने की वजह ये थी कि इनका जो इंटरेस्ट था सेम सामान खरीदने में या सेम वस्तु खरीदने में था। द फाइन क्वालिटीज ऑफ कॉटन एंड सिल्क प्रोड्यूस इन इंडिया हैड अ बिग मार्केट इन यूरोप। इंडिया में बनने वाला जो हाई क्वालिटी का कॉटन और जो सिल्क या मलमल जो था, उसकी जो बहुत बड़ी एक बाजार थी, कहाँ पर थी? यूरोप में। और उसके बाद जो है पेपर, काली मिर्च, क्लोव्स होता है, कार्डमम, इलायची और सिनेमन, ये सब क्या है? इनकी बहुत ज्यादा मांग थी। कहाँ पर थी मांग? यूरोप में थी, ठीक है। कंपटीशन अमंग्स द यूरोपियन कंपनीज इनएविटेबल पुश्ड अप द प्राइसेस एट विच दीज गुड्स कुड बी परचेज्ड, ठीक है। और इन कंपटीशन अमंग्स द यूरोपियन कंपनीज, जो इनके बीच जो कॉम्पिटिशन था वो, यानी कि इनएविटेबल का मतलब क्या होता है कि जिसे बदला नहीं जा सकता, ठीक है, यह जो अकाट्य होता है। पुश्ड अप द प्राइसेस एट विच दिस गुड्स कुड बी परचेज्ड, और इससे क्या हो गया? इन वस्तुओं की कीमत बढ़ गई। एंड दिस रिड्यूस द प्रॉफिट दैट कुड बी अर्न, और इससे क्या हुआ? अब जब इनको इंडिया में ही ये सामान खरीदने में, पहले क्या होता था कि इंडिया में ये क्या करते थे कि जीरा जो है ये 2 रुपए में खरीदते थे और इंग्लैंड में जाके जो है ये 50 रुपए में बेच देते थे। तो इनको फायदा कितना होता था? 48 रुपीज का होता था। लेकिन अब क्या हो गया है कि 4 अलग अलग कंपनी कंपटीशन में जब उतर गई तो अब उन्हें खरीदने में ही 28 रुपए इंडिया में पैसे देने पड़ रहे थे। तो इनका कंपटीशन क्या हो गया? गहरा हो गया। और अब ये जब वापस जाके अपने देश में इस मसाले को या इस सामान को बेच रहे थे तो इन्हें प्रॉफिट टोटल कितना हो रहा था? ज्यादा से ज्यादा जो है 30 रुपए का हो रहा था। तो इनको कहीं ना कहीं 20 रुपए का सीधा सीधा नुकसान हो रहा था। इसी चीज की वजह से जो है इनके बीच का संघर्ष बहुत ज्यादा बढ़ गया। द ओनली वे द ट्रेडिंग कंपनीज कुड फ्लोरिश वाज बाय एलिमिनेटिंग राइवल कंपटीटर्स। अब इनके दिमाग में एक चीज ये आ गया है कि यार जितने भी सामने वाली कंपनीज हैं इनको पहले हराओ, भगाओ और उसके बाद फिर व्यापार पर जो है मोनोपोली करो या एकाधिकार कर लो, ठीक है। The urge to secure markets therefore led to fierce battles between the trading companies। और इन बाजारों पर कब्जादारी की वजह से, इन बाजारों पर कब्जा करने की होड़ की वजह से इनके बीच जो है बहुत भयानक युद्ध छुड़ गया, ठीक है। जिसका मतलब है देखो fierce battles between the trading companies। थ्रू द 17th and 18th century, 17वीं और 18वीं शताब्दी में कंपनी ने क्या किया? सैंक ईच अदर शिप, वो एक दूसरे के जहाज डुबाना, ब्लॉकेड रूट्स करना, यानी कि जो रास्ता होता था उनको ब्लॉक कर देना,
अब प्रिवेंटेड राइवल शिप्स फ्रॉम मूविंग विद सप्लाईज। अब क्या होता था कि कोई किसी का सामान लेके जा रहा है, उसको डुबो दे रहे हैं रास्ते में, या उसकी जहाज को तोड़ फोड़ दे रहे हैं, ठीक है। ट्रेड वॉज कैरिड ऑन विथ आर्म्स एंड ट्रेडिंग पोस्ट वेयर प्रोटेक्टेड थ्रू फोर्टिफिकेशन, ठीक है। अब क्या हुआ कि इनका जो ट्रेड करने का जो तरीका था उसमें अब जो है, पहले क्या होता, बहुत सिंपल सा तरीका था कि भाई हम आए, सामान लेंगे, वापस चले जाएंगे। लेकिन अब क्या हुआ कि अब ये आर्म्स रखने लगे, ठीक है। इसमें जो है ये जहाज में हथियार भी रखने लगे, और ऐसे लोगों की ये लोग पोस्टिंग करने लगे जो युद्ध में बहुत माहिर होते थे, ठीक है। बड़े बड़े किले बनाने लगे। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़े युद्ध की ओर या बड़े संघर्ष की ओर ले जाने वाली स्थिति बन गई थी। दिस एफर्ट टू fortify settlements and carry on profitable trade also led to intense conflict with local rulers। अब इससे क्या हुआ कि ये जो जितने भी व्यापारी थे, ये जितने भी ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी या पोर्चुगीज और डच जो भी लोग थे, इनके बीच तो युद्ध चल ही रहा था। और फिर धीमे धीमे इनके जो लोकल रूलर थे, जैसे कि कोचीन में थे, तो कोचीन का जो लोकल शासक था उनसे भी इनकी जंग होने की स्थिति जो है बन गई थी। द कंपनी therefore found it difficult to separate trade from politics। और क्या हुआ कि कंपनी के लिए एक मुसीबत ये बन गई कि अब वो जो है व्यापार को जो है राजनीति से अलग नहीं कर पा रहे थे। अब इसी चीज को मैं समझाने के लिए कम से कम 3 से 4 बड़े बड़े एग्जांपल्स आपको दूंगा कि किस तरीके से पॉलिटिक्स यानी कि जो राजनीति है और व्यापार एक दूसरे से कैसे जो है संलिप्त हो गए और किस तरीके से संघर्ष की स्थिति आई। तो हमारा पहला एग्जांपल क्या रहेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी बिगिंस ट्रेड इन बंगाल। तो भारत में बंगाल यानी कि बंगाल में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापार करने की शुरुआत की। अब हम लोग उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री वॉज सेटअप ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर हुगली इन 1651, ठीक है। 1651 में हुगली पर, हुगली जो नदी है कहाँ है, कलकत्ता में या बंगाल में, वहां पर जो है सबसे पहली जो है इंग्लिश फैक्ट्री स्टैब्लिश की गई थी। और ये फैक्ट्री कब स्टैब्लिश की गई थी, 1651 में। ये याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दिस वॉज द बेस फ्रॉम विच द कंपनी ट्रेडर्स नोन एज दिस टाइम एज अ फैक्टर्स ऑपरेटेड। और यही वो अड्डा था अंग्रेजों का जहां पर से फैक्टर्स नाम के व्यापारिक वर्ग या कंपनी के जो व्यापारिक थे वो लोग जो है यहीं पर से सारी गतिविधियां जो करते थे व्यापार की। द फैक्ट्री हैड अ वेयर हाउस वेयर गुड्स फॉर एक्सपोज वेयर स्टोर्ड एंड इट हैज ऑफिसेज वेयर कंपनी ऑफिशियल सैट। और यहाँ पर जो है एक बहुत बड़ा गोडाउन भी था, ठीक है। ये स्टोर देख लीजिए आप, जहां पर जो है बड़े स्तर पर जो है सामानों को जो है संग्रह किया जाता था, इकट्ठा किया जाता था और ट्रेड को एक्सपेंड किया जाता था। द कंपनी परसुएडेड मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स टू कम एंड सेटल नियर द फैक्ट्री। और कंपनी ने एक नई और पॉलिसी बना दी कि जितने भी व्यापारी हैं या जितने भी मर्चेंट्स हैं वो लोग क्या करें कि कंपनी के अगल बगल में ही यानी कि फैक्ट्री के अगल बगल में ही आके सेटल हो जाएं। इससे क्या होगा, उनका क्षेत्र विस्तार होगा और एक यूनिटी भी बनी रहेगी। 1696 के पास क्या होगा कि बड़े बड़े किले बनने लगे, सेटलमेंट बनने लगे। 2 years later it bribed मुगल ऑफिशियल into giving the company जमींदारी राइट्स ओवर 3 villages। और फिर क्या हुआ, 1696 के बाद जो है इन्होंने एक चीज ये भी करनी शुरू कर दी अंग्रेजों ने कि जितने भी मुगल जो ऑफिशियल्स होते थे, जो कर्मचारी होते थे, उनको इन लोगों ने घूस दे के जो है लगभग 3 गांव की जो जमींदारी होती है उसको खरीद लिया था, ठीक है। और इसी के बाद जो है यहाँ पर क्या हुआ था कि कालीकता यानी कलकत्ता उस टाइम जो नाम था, आज तो ये जो है काफी जो है प्रोसेस्ड नाम है कलकत्ता जो है, ठीक है। उस टाइम जो है उस जो 3 गांव की जमींदारी लेके जिस गांव का या जिस शहर का निर्माण, टाउन का निर्माण करने का प्रयास किया गया था वही कलिकता था जो वर्तमान का कलकत्ता है। विच लेटर ग्रीव इनटू द सिटी ऑफ कैलकाटा। और कलकत्ता इज नॉन टुडे, जो आज के नाम जाना जाता है। इट्स ऑल्सो परसुएड द मुगल एम्परर औरंगजेब टू इश्यू अ फॉरमैन ग्रांटिंग द कंपनी द राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री। और उन्होंने जो है कोशिश यहाँ तक की कि मुगल शासक जो औरंगजेब थे वो उनको जो है एक तरीके का शाही फरमान जारी कर दें कि यहाँ पर जो है उन्हें जो है टैक्स फ्री या कर फ्री बगैर लगान दिए उन्हें व्यापार करने का छूट दे सके, ठीक है। देखिए ये फरमान का मतलब क्या होता है, रॉयल एडिक्ट, इसका मतलब यही होता है शाही फरमान, ठीक है। The company tried continuously to press for more concessions and manipulate existing privileges। अब कंपनी ये भी कोशिश करने लगी कि उसे बहुत सारी छूट मिले, ठीक है,
मैनिपुलेट द एग्जिस्टिंग प्रिविलेजेस, और जो पुरानी जो उनकी छूटे थे उनमें भी वो धीमे धीमे जो है बदलाव कर करके उसमें भी वो बढ़ोतरी करना चाहते थे। औरंगजेब फरमान फॉर इंस्टेंस हैज ग्रांटेड ओनली द कंपनी द राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री, और औरंगजेब का जो शाही फरमान था उसमें सिर्फ ये था कि अंग्रेज लोग जो है सिर्फ लगान फ्री खाली व्यापार कर सकते हैं। हैड ग्रांटेड ओनली द कंपनी द राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री, बट ऑफिशियल्स ऑफ द कंपनी हु वे आर कैरिंग ऑन द प्राइवेट ट्रेड ऑन द साइड वे आर एक्सपेक्टेड टू पे ड्यूटी। लेकिन जो कंपनी के अलावा जो बाकी लोग जो साइड से थे उनको लगान देने की जरूरत थी, वो लगान देंगे ऐसा फरमान में था। दिस दे रिफ्यूज टू पे, और इसी को उन्होंने बाद में देने से मना कर दिया। कॉजिंग एन इनॉर्मस लॉस ऑफ रेवेन्यू फॉर बंगाल, और इससे क्या हुआ, बंगाल में एक बड़े स्तर का जो रेवेन्यू था या जो पैसा की कमाई का जो जरिया था वो एक खत्म हो गया। इससे क्या हुआ कि धीमे धीमे जो है जो बंगाल के नवाब थे और जो औरंगजेब थे ये सब क्या हुए, नाराज हो गए। अब देखिए ये आप ये क्या देख रहे हैं, यही है, इसी को बोलते हैं फैक्ट्री। ठीक है, ये क्या है, ये देखिए ये है फैक्ट्री। ठीक है, आइए हमेशा याद रखिए कि फैक्ट्री हमेशा शोर या कोस्ट पे होगी। उसकी वजह क्या है, यहाँ पर से क्या होगा कि नाव और बाकी चीजों को जो है यह व्यापारिक रास्ता होता है उसको जोड़ने में आसानी होती है। ठीक है, लोकल बोट्स ब्रिंग गुड्स फ्रॉम शिप्स इन मद्रास, पेंटेड बाय विलियम सिम्पसन 1867। 1867 में यह पेंटिंग बनाई गई थी विलियम सिम्पसन के द्वारा, और जो मद्रास के पास लोकल बोट्स जो हैं सामान लाते हुए इस फोटो में दिखाया गया है। अब देखिए आप जब व्यापार करते हैं, अब वो भी उसमें आप क्या करते हैं, आप उसमें दबाव की राजनीति करते हैं। तो दबाव की राजनीति का एक चीज है कि जब तक दबाव बना हुआ है तब तक तो ठीक है, नहीं अदरवाइज युद्ध की स्थिति आ जाती है। ठीक है, आप ये तस्वीर में क्या देख रहे हैं, लॉर्ड क्लाइव को देख रहे हैं। लॉर्ड क्लाइव जो है पहले क्लर्क थे और बाद में जो है अपनी महत्वाकांक्षा के माध्यम से जो है ये एक बड़े गवर्नर जनरल्स में से उभरते हैं इंडिया में। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि कैसे जो है ये ट्रेड हुआ। देखिए, थ्रू द अर्ली 18th सेंचुरी द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द कंपनी एंड द नवाब्स ऑफ बंगाल इंटेंसिफाइड। देखिए 1750 ईस्वी के पास, ठीक है, जो 18वीं शताब्दी का आर्ध था या आधा जो था, तो एक चीज हमेशा याद रखिए, जो 18th सेंचुरी जब पढ़ा जाता है इसको, ठीक है, 18th सेंचुरी, तो इसको हमेशा इससे याद रखिएगा। ठीक है, ये इसको क्या बोला जाएगा, हमेशा 18th सेंचुरी बोला जाएगा। एक चीज हमेशा याद रखिए, उसको जो है क्या होता है नेक्स्ट ईयर के तौर पे देखा जाता है। ठीक है, अब देखिए आगे हम लोग देखते हैं कि आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, जब औरंगजेब की जब मृत्यु हो गई तब बंगाल नवाब्स असर्टेड देयर पावर्स। ठीक है, अब क्या किया कि उन्होंने अपनी पावर को जो है असर्ट कर लिए। द बंगाल्स नवाब असर्टेड देयर पावर एंड ऑटोनॉमी। अब जो बंगाल के जो नवाब थे उन्होंने सारी शक्ति को अपने अंदर कर लिया, क्योंकि अब औरंगजेब तो रहे नहीं, तो छोटे छोटे नवाब ने क्या किया कि दिल्ली की बात को, दिल्ली का जो साम्राज्य था मुगल साम्राज्य, उसकी बात को धीमे धीमे मानना कम कर दिया। मुर्शीद कुली खान वॉज फॉलोड बाई अलीवर्दी खान एंड देन सिराजुद्दौला एज द नवाब ऑफ बंगाल। देखिए जब औरंगजेब की जब मृत्यु हुई उसके बाद जो है बंगाल पे जो कब्जा करने का जो सिस्टम शुरू हुआ, ठीक है, तो उसमें जो सबसे पहला नाम आया वो क्या था, वहां के नवाब थे जिनका नाम था मुर्शीद कुली खान, और उसके बाद जो है उनके जो सक्सेसर थे, जो अगले शासक थे, जिनका नाम था अलीवर्दी खान। क्या नाम था, अलीवर्दी खान, ये अलीवर्दी थे। और उनके बाद जो कौन थे, सिराजुद्दौला। तो तीन नवाब थे जिनसे जो है लगातार जो है टकराव हुआ, क्योंकि ये मजबूत थे, अंग्रेजों का इनसे जो है टकराव होना एकदम लाजमी था। दे रिफ्यूज टू ग्रांट द कंपनी कंसेशंस, डिमांडेड लार्ज ट्रिब्यूट्स फॉर द कंपनीज राइट टू ट्रेड, डिनाइड इट एनी राइट टू मिंट कॉइन्स एंड स्टॉप्ड इट फ्रॉम एक्सटेंडेड इट फोर्टिफिकेशन। देखिए क्या हुआ कि जो अंग्रेज थे, अंग्रेज जो लोग जो हैं मनमानी करना चाहते थे, तो मुर्शीद कुली खान, अलीवर्दी खान और सिराजुद्दौला अपने क्रम से, अपने जो उनका जो समय जो था, जो टाइम पीरियड था, उसके हिसाब से उन्होंने कंपनी को जो कंसेशंस होती हैं, जो छूट होती हैं, वो सारे जो हैं उन्होंने मना कर दिए। कंपनी ने जो मतलब कि अनअप्रोप्रिएट जो अनुचित तरीके के जो उनके राइट्स थे उनको उन्होंने मना कर दिया, और उनसे ये भी बोल दिया कि आप जो ये जबरदस्ती की जो किलाबंदी कर रहे हैं, फोर्टिफिकेशन कर रहे हैं, इसको भी खत्म करिए। अक्यूजिंग द कंपनी ऑफ डेकेट, उन्होंने ये भी कहा कि कंपनी तो एकदम डाकू प्रवृत्ति की है, ये तो लूट मार मचाए हुए है। दे क्लेम दैट द कंपनी वाज डिप्राइविंग द बंगाल गवर्नमेंट ऑफ ह्यूज अमाउंट्स ऑफ रेवेन्यू एंड अंडरमाइनिंग द अथॉरिटी ऑफ नवाब।
ठीक है। अब उन्होंने ये भी जो है कंपनी के ऊपर जो है लांछन ये लगाया कि देखिए आप लोग जो हैं, एक तो हमारी जो है आप बात नहीं मान रहे हैं और हमारी अथॉरिटी पे भी क्वेश्चन उठा रहे हैं। तो नवाब थे, उनको जो है गुस्सा आ गया। इट वॉज रिफ्यूजिंग टू पे टैक्सेस, राइटिंग डिसरेस्पेक्टफुल लेटर्स। उन्होंने क्या किया, भद्दे तरीके से जो है खत लिखे और उन्होंने जो है टैक्स देने से मना कर दिया। और नवाब के जो काम करने वाले लोग थे या ऑफिशियल्स थे, उनको इन्होंने क्या किया, ह्यूमिलिएट भी किया। ठीक है। The company on its past declared that the unjust demands of the local officials were ruining the trade of the company and trade could flourish only if the duties were removed. तो कंपनी ने जो है नवाबों के ऊपर एक चीज ये क्लेम की कि देखिए आप जिस तरीके से हमारे ऊपर टैक्सेस लगा रहे हैं, जिस तरीके से जो है आपके जो नौकर हैं हमारे काम में जो है बीच में जो है टांग अड़ाते हैं, इससे क्या होगा कि हमारा व्यापार जो है फ्लोरिश नहीं हो पा रहा, हमारा व्यापार जो है बड़ा नहीं हो पा रहा। फ्लोरिश का मतलब होता है फलना फूलना। ठीक है। इट वॉज ऑल्सो कन्विंस दैट टू एक्सपेंड ट्रेड इट हैड टू इनलार्ज इन सेटलमेंट्स। अब देखिए अगर हमको अपना व्यापार बढ़ाना है तो हमें गांव खरीदने होंगे, हमें किले बनाने होंगे और इसके लिए आपको हमें छूट देनी पड़ेगी। ठीक है। और यही सारी जद्दोजहद जो है, जो बैटल ऑफ प्लासी थी, यानी जो प्लासी का युद्ध था 1757 में, वो शुरू होता है। ठीक है। अब देखते हैं हम लोग प्लासी के युद्ध को। देखिए, द बैटल ऑफ प्लासी। व्हेन अलीवर्दी खान डाइड इन 1756, 1756 में जब बैटल ऑफ प्लासी हुआ तो सिराजुद्दौला बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल। ठीक है। नवाब कौन थे, बंगाल के नवाब कौन बने, सिराजुद्दौला। द कंपनी वाज वरीड अबाउट हिज पावर एंड कीन ऑन पपेट रूलर। पपेट का मतलब क्या होता है, कठपुतली शासक, या एक ऐसा शासक जो सिर्फ नाम का हो लेकिन अंदर से उसे जो है कोई और जो है डोमिनेट करता हो, काम कोई और करवाता हो। ठीक है। उन्होंने क्या है कि उन्होंने कोशिश की कि सिराजुद्दौला को वो पपेट राजा बना लें और उसके माध्यम से वो जो काम करना चाहें बगैर रोक टोक के काम करते रहें। टू हेल्प सिराजुद्दौला नवाब रॉयल बिकम्स द नवाब। उन्होंने कोशिश की कि सिराजुद्दौला के जो अगेंस्ट में जो उनके रिवाइवल्स हैं या राइवल्स हैं, जो उनके प्रतिद्वंदी हैं, उनसे जो है वो जो है नवाब का माहौल खराब करने का प्रयास करें। एंड इनफ्यूरिएटेड सिराजुद्दौला आस्क्ड द कंपनी टू स्टॉप मिडलिंग इन द पॉलिटिकल अफेयर्स ऑफ दिस डोमिनियन, स्टॉप फोर्टिफिकेशन एंड पे द रेवेन्यूज। अब क्या हुआ, सिराजुद्दौला ये देख रहे थे कि अंग्रेज जो हैं उनके काम में हस्तक्षेप कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अपने आप को शासक मान लिए हैं। तो सिराजुद्दौला ने ये कहा कि देखिए आप लोग टैक्सेस देना शुरू करिए और हमारा जितना भी राजनीतिक मामला है, ठीक है, उसमें आप इंटरफेयर नहीं करेंगे और जितना भी आप ये किलाबंदी कर रहे हैं, जितने भी फोर्टिफिकेशंस कर रहे हैं, ये सारे आप बंद करिए। ठीक है। क्योंकि आप जो है शासक नहीं है, आप सिर्फ व्यापारी हैं। आफ्टर नेगोशिएशन फेल्ड द नवाब मार्च विद 30,000 सोल्जर्स टू इंग्लिश फैक्ट्री एट कासिम बाजार। और जब क्या हुआ कि इस तरीके की जब फोर्टिफिकेशंस के मामले वाले जितने भी मैटर थे, जब उनमें कोई सोल्यूशन नहीं निकला तो सिराजुद्दौला क्या हुआ, 30,000 सैनिक लेकर, ठीक है, इंग्लिश फैक्ट्री जो थी कासिम बाजार में, कलकत्ता में, वहां पर वो पहुंचे। उन्होंने कंपनी को जो है सील कर लिया, वेयर हाउस को पूरा जो है जो गोडाउन था उस पर भी कब्जा कर लिया, अंग्रेजों को जो है डिसार्म कर लिया, उनके सारे हथियार छीन लिए और उनको जो है एक छोटे से जहाज में बैठा दिया। बोला चचा यहाँ से निकल लो अब तुम, समझो। देन ही मार्च टू कैलकाटा टू एस्टैब्लिश कंट्रोल ओवर द कंपनीज फोर्ट देयर। और उनसे देन टू मार्च कैलकाटा एस्टैब्लिश कंट्रोल, और जो जितना भी कंपनी के जितने भी किले थे उस पे भी है कब्जा करने के लिए वो आगे बढ़ गया। ऑन हियरिंग द न्यूज, जब ये खबर सुनी अंग्रेजों ने तो मद्रास से जो है रॉबर्ट क्लाइव जो है फोर्सेस के साथ क्या हुआ, वो पहुंच गया बंगाल। अ प्रोलॉन्ज्ड नेगोशिएशन विद द नवाब फॉलोड, और उसने कोशिश क्या की कि कूटनीति के माध्यम से उसने जो है नवाब से जो है नेगोशिएशन कर लिया, यानी उसकी बात मान ली। फाइनली इन 1757 रॉबर्ट क्लाइव हैड द कंपनीज आर्मी अगेंस्ट द सिराजुद्दौला एट प्लासी। और 1757 में फिर युद्ध होता है। कंपनी जो है सिराजुद्दौला, वो रॉबर्ट क्लाइव की अगुवाई में जो है प्लासी के मैदान में खड़ी होती है सिराजुद्दौला और इनके बीच में प्लासी का युद्ध होता है। वन ऑफ द मेन रीजन, देखिए वन ऑफ द मेन रीजन टू डिफीट ऑफ द नवाब वाज दैट द फोर्सेस लेड बाय द मीर जाफर। अब क्या हुआ कि इसमें जो है जो अपने सिराजुद्दौला थे वो हार जाते हैं युद्ध, और उसकी वजह ये रही थी कि उनके जितने भी साथी थे या मीर जाफर
और उनके जो कमांडर थे वो जो हैं इनके तरफ से धोखा दे जाते हैं, सिराजुद्दौला की तरफ से धोखा दे देते हैं। धोखा देने की वजह से सिराजुद्दौला हार जाते हैं और उसके बाद जो मीर जाफ़र का जो लड़का रहता है वो मर्डर कर देता है सिराजुद्दौला का। और रॉबर्ट क्लाइव की क्या होती है, युद्ध का युद्ध होता है। द बैटल ऑफ प्लासी बिकेम फेमस बिकॉज इट वॉज द फर्स्ट मेजर विक्ट्री द कंपनी वॉन इन इंडिया। और प्लासी का युद्ध जो है इंडिया में इस वजह से बहुत प्रसिद्ध हो जाता है क्योंकि ये इंडिया में पहली अंग्रेजों की सबसे बड़ी जीत मानी जाती है। ठीक है, मैं आपको ये तस्वीर दिखा के कुछ बता देता हूँ। यहाँ पर ये जो फोटो आप देख रहे हैं, ये वाली ये फोटो जो देख रहे हैं ये सिराजुद्दौला की फोटो है और ये जो टाउन हॉल की जो ये मीटिंग चल रही है ये अंग्रेजों की मीटिंग के बारे में है। प्लासी का युद्ध जीतने के बाद देखिए, आफ्टर द डिफीट एट प्लासी का युद्ध जब जीत गया, सिराजुद्दौला जो है जो मीर जाफ़र का जो लड़का था उसके हाथों जो मारा गया। ठीक है, द कंपनी वॉज स्टिल अनविलिंग टू टेक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अभी जो है कंपनी क्या थी, जल्दी में नहीं थी। ठीक है, जल्दी में इन द सेंस कि अभी जो है वो प्रशासन अपने हाथ में नहीं लेना चाहती थी, वो सिर्फ अपने हाथ में क्या लेना चाहती थी, रेवेन्यू लेना चाहती थी। दिस कुड बी डन विदाउट द कंक्वेस्ट। और इसका एक फ़ायदा ये होता कि अभी जो है उनकी लोकल लोगों में इतनी ज़्यादा जान पहचान हुई नहीं थी, तो इससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं एक जो है नए प्रतिद्वंदी उभर पाएंगे। इसलिए उन्होंने क्या किया कि पपेट जो होते हैं, जो मुखौटे वाले जो शासक होते हैं, उसको उन्होंने इस्टेब्लिश कर दिया कि तुम शासन करो लेकिन जो हम कहेंगे वही करना। ठीक है, सून द कंपनी डिस्कवर दैट दिस वॉज रेदर डिफिकल्ट। बाद में कंपनी को ये भी समझ में आया कि यार इस तरीके से जो हम पपेट बैठा रहे हैं ये भी कुछ दिन में विद्रोह कर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छी बात नहीं है। For even the puppet नवाब्स were not always as helpful as the company wanted them to be। क्योंकि जो नवाब थे वो भी नवाब थे, उनके अंदर भी एक जो है महत्वाकांक्षा थी और वो हमेशा अंग्रेजों की सुने ये ज़रूरी था नहीं, क्योंकि अंग्रेज अभी भी इतने मजबूत नहीं हो। आफ्टर ऑल दे हैड टू मेंटेन अ बेसिक अपीयरेंस ऑफ डिग्निटी एंड सॉवरेनिटी इफ दे वांटेड रिस्पेक्ट फ्रॉम देयर सब्जेक्ट। तो एक कुल मिलाकर उन्होंने जो है एक जो है डिग्निटी और सॉवरेनिटी का माहौल तैयार किया ताकि जो है जो भी उनके मुद्दे हैं पर्सनल, उनके अपने जो है उसको वो सुलझा सकें। देखिए अब आगे देखते हैं, व्हाट कुड द कंपनी डू व्हेन मीर जाफ़र प्रोटेस्टेड। अब देखिए क्या हुआ कि मीर जाफ़र जो है शुरू में तो उन्होंने धोखेबाजी की थी सिराजुद्दौला के साथ, लेकिन बाद में जो है कहीं ना कहीं उनको भी समझ में आया कि उनसे गलती हो गई, तो उन्होंने क्या किया कि अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर दी। और जब अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर दी तो मीर कासिम जो है, मीर कासिम को अंग्रेजों ने उसकी जगह पर नया नवाब बना दिया। अब मीर कासिम के साथ और समस्या है, मीर कासिम को ज़्यादा महत्वाकांक्षी हैं। उन्हें शुरू में तो जो है अंग्रेजों के साथ मामला सही लग रहा था, लेकिन बाद में उन्हें लगा कि यार ये हमारी ही जगह है, हम ही शासक हैं और हम ही नौकर की स्थिति में। तो उसने क्या किया कि बक्सर का युद्ध छेड़ दिया 1764 में। ड्रिवन आउट ऑफ बंगाल एंड मीर जाफ़र वाज रीइंस्टॉल्ड। और फिर क्या हुआ कि बक्सर का युद्ध होता है जिसमें जो है शाह आलम और अवध के नवाब और मीर कासिम ये तीनों जो हैं अंग्रेजों से लड़ते हैं और उसमें क्या होता है कि ये तीनों हार जाते हैं। फिर उसके बाद जो है इन्हें बंगाल से भगा दिया जाता है। द नवाब हैड टू पे 5 lakhs एवरी मंथ बट द कंपनी वांटेड मोर मनी फाइनेंस इट वॉर्स। अब क्या हुआ, 5 लाख रुपया जो है प्रत्येक महीने नवाब के माध्यम से जो है ये अंग्रेजों को देना था, लेकिन अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा और ज़्यादा थी। उन्होंने कहा कि नहीं, हमें जो युद्ध की जो भरपाई करनी है हमें ज़्यादा पैसा चाहिए और ज़्यादा चाहिए। बट द टाइम मीर जाफ़र डाइड इन 1765 द मूड ऑफ द कंपनी हैड चेंज। 1765 में क्या हुआ, मीर जाफ़र की डेथ हो गई और कंपनी जो है अब वो पपेट वाले सिस्टम से बाहर आना चाहती थी। वो कहीं ना कहीं अब फुल कब्जा करने के मूड में थी वेस्ट बंगाल में। और फिर उसने क्या किया, क्लाइव डिक्लेयर्ड वी मस्ट इंडीड बिकम नवाब्स आवरसेल्फ। और क्लाइव ने घोषणा की 1765 में कि अब जो है हमें नवाब की ज़रूरत नहीं है, अब हम खुद नवाब बनेंगे बंगाल के। ठीक है, अब देखिए आगे क्या आएगा। फाइनली इन 1765 द मुगल एम्परर्स अपॉइंटेड द कंपनी एज द दीवान ऑफ द प्रोविंसेस ऑफ बंगाल। अब बंगाल प्रांत का जो है दीवान नियुक्त कर दिया गया था कंपनी को 1765 में, किसके माध्यम से, मुगल बादशाह के द्वारा। द दीवानी अलाउड द कंपनी टू यूज द वास्ट रेवेन्यू रिसोर्सेज ऑफ बंगाल। और इन्होंने क्या किया कि दीवानी अलाउड की गई कंपनी को, जो उनके बहुत बड़ा जरिया बना पैसा इकट्ठा करने का। ठीक है, दिस सॉल्व्ड अ मेजर प्रॉब्लम दैट द कंपनी हैड अर्लियर फेस्ड। और इससे क्या हुआ कि जो कंपनी की जो पैसों की समस्या थी वो एकदम खत्म हो गई थी। फ्रॉम द अर्ली 18th सेंचुरी
century its trade with India had expanded, और 18वीं शताब्दी में धीमे धीमे उनका व्यापार बहुत बढ़ गया था. बट इट हैड टू बाई मोस्ट ऑफ द गुड्स इन इंडिया विद गोल्ड एंड सिल्वर इम्पोर्टेड फ्रॉम ब्रिटेन. देखिए, लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखिए, भारत को सोने की चिड़िया कहा जाने की वजह क्या थी कि भारत में जो पहले व्यापार करने का तरीका था, अंग्रेज लोग सोना और चांदी लेके आते थे और यहाँ से सामान खरीदते थे. तो क्या था कि जो कमोडिटी ऑफ ट्रेड था, जो व्यापार करने की जो वस्तु थी वो क्या थी, वो सोना और चांदी थी. इसी वजह से भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था. ठीक है. दिस वॉज बिकॉज एट दिस टाइम ब्रिटेन हैड नो गुड्स टू सेल इन इंडिया, क्योंकि उस टाइम क्या था कि अंग्रेजों के पास कोई सामान तो था नहीं, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वहां पर हुआ नहीं था. और जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वहां पे नहीं हुआ तो उनके पास कोई सामान नहीं था, तो उन्हें जो है महंगी चीज़ दे के यहाँ पर सस्ती चीज़ खरीदनी पड़ती थी. द आउटफ्लो ऑफ द गोल्ड फ्रॉम ब्रिटेन शोड आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी. अब क्या हुआ कि प्लासी के युद्ध के बाद जो है जितना भी सोना ब्रिटेन से जो है इंडिया में आ रहा था, अब वो कहीं ना कहीं रुकने लगा था, क्योंकि उन्हें दीवानी भी मिल गई थी. तो अब उन्हें जो है यहीं पे से कच्चा माल खरीद के उसी को जो है पक्के माल में कन्वर्ट करके इंडिया में ही बेच देना था. These textiles revenue could be used to purchase cotton and silk textiles in India, maintain company troops and meet the cost of building the company fort and offices at Calcutta. अब देखिए, अब क्या हुआ कि इन्होंने जो है जो सिल्क की टेक्सटाइल और कॉटन की जो कंपनीज थी उनको इस्टेब्लिश करके उनसे पैसा कमाते थे, और उसी से जो है यहीं के लोगों को भर्ती करके यहीं कंपनी इस्टेब्लिश करके धीमे धीमे जो है सारा सेटअप इंडिया में ही फिट कर लिया. अब उन्हें जो है इंग्लैंड से जो है सोना या चांदी लाने की ज़रूरत नहीं थी व्यापार को बड़ा करने के लिए. देखिए, कंपनी ऑफिशियल्स बिकेम नवाब्स. अब क्या हुआ कि कंपनी के जो ऑफिशियल जो जितने भी थे वो लोग क्या बन गए थे, नवाब बन गए थे खुद ही. ठीक है. What did it mean to be Nawab? It means, of course, that the company acquired more power and authority, but it also means something else. Each company servant began to have visions of living like Nawabs. अब देखिए, इसका भारत में अंग्रेजों के नवाब होने का मतलब ये था कि अब उनकी ताकत और अथॉरिटी बहुत बढ़ गई थी और अब वो खुद बड़े बड़े फैसले लेने लगे थे और नवाब जैसे ही उनके विचार थे और वो बिहेव भी नवाब जैसे ही करते थे. ठीक है. आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी द एक्चुअल नवाब्स ऑफ बंगाल वे आर फोर्स्ड टू गिव लैंड्स एंड वास्ट सम्स ऑफ मनी एज पर्सनल गिफ्ट टू कंपनी ऑफिशियल्स. जब प्लासी का युद्ध ये लोग हार गए नवाब लोग, ठीक है, जब प्लासी का युद्ध ये हार गए तो क्या किया इन्होंने, जितने भी बंगाल के नवाब थे उनके ऊपर दबाव बनाया कि आप अपनी जितनी भी ज़मीन है सब हमको दे दो, अपना सारा पैसा हमको दे दो. ठीक है. और हमें खूब सारा ढेर सारा गिफ्ट दो. रॉबर्ट क्लाइव हिमसेल्फ अमेज्ड द फॉर्च्यून इन इंडिया. और रॉबर्ट क्लाइव ने भी इस मौके का बहुत फ़ायदा उठाया और उसने बहुत ही ज़्यादा जो है धन कमाई. ही हैड केम टू मद्रास फ्रॉम इंग्लैंड इन 1743 एट द एज ऑफ 18 की उम्र में जो है वह 1743 में इंग्लैंड से चेन्नई में आया था और एक क्लर्क के तौर पे आया था. और 1767 में जब उसने इंडिया छोड़ा तो उसके पास कितना था, उसके पास 4,01,102 पाउंड, इतनी बड़ी मात्रा में पैसा था, इतना ज़्यादा उसने पैसा कमा लिया था. इंटरेस्टिंगली व्हेन ही वाज अपॉइंटेड गवर्नर ऑफ बंगाल इन 1674, अब 1764 में जब उसे गवर्नर बनाया गया था बंगाल का, ही वाज आस्क्ड टू रिमूव करप्शन इन कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन बट ही वाज हिमसेल्फ क्रॉस एग्जामिन इन 1772. अब क्या हुआ कि 1764 में जब उसे गवर्नर जनरल बनाया गया तो उसे ये बोला गया कि देखिए जितना भी ये भ्रष्टाचार हो रहा है कंपनी में इसको ख़त्म करवाओ. अब लेकिन क्या हुआ कि उसने तो बड़े बड़े जो हैं काम किए भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए, लेकिन 1772 में जब वो इंग्लैंड वापस गया रॉबर्ट क्लाइव तो उसी के ऊपर एक कमेटी बना दी गई और उसके ऊपर जो वास्ट हेल्थ के ऊपर जो है करप्शन के चार्जेस लगा दिए गए, जिसके वजह से 1774 में क्या हुआ कि रॉबर्ट क्लाइव ने सुसाइड कर लिया था. However, not all company officials succeeded in making money like Clive. लेकिन क्या एक चीज़ यहाँ गौर करिएगा कि जितने भी कर्मचारी थे कंपनी के सभी जो है क्लाइव के जैसे पैसा नहीं कमा पाए थे. Many died an early death in India due to disease and war. It would not be right to regard all of them as corrupt and dishonest. बहुत सारे लोगों की जो है शुरुआत में मृत्यु हो गई युद्ध में. भारत के मौसम में वो सर्वाइव नहीं कर पाए, यहाँ पे बीमार हो गए जिससे उनकी डेथ हो गई. तो उनको जो है मौका नहीं मिला भ्रष्टाचार होने का और भ्रष्ट होने का. मैनी ऑफ देम केम फ्रॉम हम्बल बैकग्राउंड्स. और बहुत से लोग जो है बहुत अच्छे परिवार और बहुत अच्छे बैकग्राउंड से थे, जिसके वजह से क्या है कि उनके अंदर जो है एक लालसा नहीं थी बहुत ज़्यादा पैसा कमाने की. रिटर्न टू ब्रिटेन एंड लीड अ कंफर्टेबल लाइफ. और क्या हुआ कि उन्हें जो है ब्रिटेन वापस चले गए. दोज हु मैनेज टू रिटर्न विद वेल्थ लेड फ्लैशी लाइव्स एंड फ्लॉन्टेड देयर रिचेस.
अब क्या हुआ, उसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो बहुत ज़्यादा पैसा भी कमाए और इंग्लैंड में जाके बहुत अच्छा अच्छा घर सब कुछ बना के रह रहे थे, जिससे लोगों की नज़र में भी चढ़ गए। दे वर कॉल्ड नवाब्स, और उनको वहाँ पर नवाब भी कहा जाता था, और यह एक नेगेटिव शब्द माना जाता था, ये एक भद्दा शब्द माना जाता था। एन एंग्लिसाइज वर्जन ऑफ द इंडियन वर्ड नवाब, ये कहीं ना कहीं एक भारतीय नवाब का जो है जो अंग्रेजीकरण किया गया था, इसी वजह से इसको बोला जाता था, ये एक नेगेटिव शब्द था। ठीक है, अब कंपनी का जो है रूल जो है एक्सपेंड होगा, अब हम उसको देखेंगे। कंपनी रूल एक्सपेंड्स if we analyze the process of annexation of Indian state by the East India Company from 1757 to 1857, अब 1757 से 1858 के बीच जो है हम किस तरीके से देखेंगे इन्होंने एनेक्स किया, जितने भी भारतीय स्टेट थे उसमें उन्होंने कब्जेदारी कैसे की, इसको हम पूरा जो है समझने का प्रयास करेंगे। एक्चुअली अब जो है मैं यहाँ पर से जो है इस वीडियो को रोकूंगा और आप जो है सेकंड पार्ट में, क्योंकि ये काफ़ी लंबा हो गया तो आई होप कि आप बोर भी हो जाएंगे, तो सेकंड पार्ट में जो है देखिए मैंने आपको पहले पार्ट में ये बता दिया कि किस तरीके से इस्टेब्लिश हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में, और अब सेकंड पार्ट में बताऊंगा कि इन्होंने अपना क्षेत्र विस्तार किया, और फिर उसके बाद जो है हम टीपू सुल्तान के बारे में भी विद डिटेल डिस्कशन करेंगे इस हिस्ट्री की बुक के सेकंड चैप्टर में। तो आप जो है सेकंड पार्ट ज़रूर देखिए।